So Greek philosophers have defined love in 6 types. First is the familial love, that is your love for the family. The other one is your love for your friends, that is your platonic love. Then comes romantic love, that is eros. Then comes self-love, that is the love you have for yourself. Then is the love for your guest, hospitality, which is so common in India. And then the last one is the love for mankind, that is agap, is divine love, that is loving everyone without expecting anything in return, just how God loves everyone and doesn't expect out of बेसिकली anyone. सेल्फलेसली you're talking about. Selflessly, yes. हम एक एक करके सबको टच करते हैं आज के सेशन में. सबसे पहले आपने बात किया फैमिली का जो लव होता है आपस में, फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है. तो व्हाट इज दिस फैमिली लव दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? क्या वो प्योरली बायोलॉजिकल होता है या फिर कुछ और है, बायोलॉजी से ऊपर भी कुछ है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बायोलॉजिकली भी है, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी है और साइकोलॉजिकल भी है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. जब दो लोग मिलते हैं तो दे हैव टू रिप्रोड्यूस. फॉर दैट देयर इज दिस ड्राइव व्हिच वाज गिवन टू अस प्रीवियसली ओनली. इट्स लाइक हंगर, थर्स्ट. पीपल डू इट to produce offsprings. Now, that's evolutionary perspective is there because the tendency कि बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहता है और माँ बाप का भी ये रहता है कि वो मेरा बच्चा है तो मुझे उसके लिए करना ही है. एक माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से रखती है वो शायद अपने पति के साथ भी वैसे ना रहे. बच्चा गलती कर रहा है, कोई बात नहीं है, वो मेरा बच्चा है. तो वो एक evolutionary perspective ही है ताकि जनरेशन्स बचती रहें. इसके अलावा थर्ड पर्सपेक्टिव ये है साइकोलॉजिकल. एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, एक सोशल कंपोनेंट है इसमें कि हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हमारे पास कोई है, हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे भी प्यार करता है, कोई है जो हमारे पास रहेगा. एक सोसाइटी में भी फैमिली एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए कि उसके पास एक फैमिली हो ताकि उसका सपोर्ट सिस्टम रहे. तो ये सारी चीज़ें मिला करके वो जो प्यार है वो बना रहता है, या वो प्यार होने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही है. क्या हम ये कह सकते हैं कि फैमिली का मतलब ये हो गया कि वो जो पर्सन है, चाहे फिर वो हमारा अपना बच्चा हो चाहे वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, वो हमारी मैं की डेफिनेशन में इंक्लूड हो गया है? बिकॉज माँ के लिए आई एम नॉट श्योर कि वो माँ ये कहती है कि ये मेरा बच्चा है. कहने के लिए माँ कहती है कि ये मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में डीप विद इन वो उसी का अपना एक्सटेंशन है. माँ उस बच्चे को इस तरीके से नहीं देखती कि मैं और मेरा बच्चा. शी लुक्स एट हर चाइल्ड एज मी. बिकॉज इट्स एक्चुअली बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ. बायोलॉजिकली इट इज़ ट्रू कि बायोलॉजिकली एक्चुअल में बच्चा उन्हीं का एक्सटेंशन है. अगर डीएनए वाइज देखा जाए, सेल्यूलर लेवल पे देखा जाए, या जिस भी तरीके से देखा जाए, हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकली इट इज़ ट्रू कि वो एक्चुअल में उसी माँ का पार्ट है. जैसे हमारा एक बॉडी पार्ट होता है तो उससे हमको प्यार थोड़ी करना पड़ता है, अपने हाथ से प्यार थोड़ी ना है. अगर किसी को चॉइस मिलेगी भाई अपने दोनों हाथों में से एक को काटना है, एक को रखना है, तो आदमी क्या कहेगा? आदमी, औरत, वटेवर, वो कंफ्यूज हो जाएगा. वो कहेगा नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं. ऐसे ही जैसे हाथ है वैसे ही वो बच्चा है. दैट इज़ लाइक पार्ट ऑफ हर बॉडी. तो वो कनेक्ट हो गया जा करके बायोलॉजिकली. अडॉप्टेड है तो केस अलग है, फिर वो बायोलॉजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर वो साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो रहा है. जैसे पति पत्नी के केस में बायोलॉजिकली तो कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में वो कनेक्ट हो गए हैं, इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे की मैं की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहे हैं. और जितना ज़्यादा हो रहे हैं उतना ही हम कह सकते हैं प्यार है. तो ये हमने डिस्कस किया फैमिली वाले एस्पेक्ट को. दूसरा आपने क्या बोला था? द लव दैट यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव. ये बहुत कॉमन लाइन है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज फॉर योरसेल्फ. आपको पहले से वो मिला नहीं है, आपने डिसाइड किया कि मुझे इस इंसान का रिश्ता रखना है. सो वो दैट इज़ अ चोजन लव. आपको बेनिफिट है उस चीज़ से, उस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होता ही है, तभी पीपल मेंटेन इट. बट एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ वो भी होता है कि ठीक है. अब बहुत बार आपने बच्चों को या ऐसे सुना होगा कि वो ना फ्रेंड्स को भी भाई बोलने में बुलाते हैं या कुछ ऐसे, मतलब बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो दोस्त करके नहीं बुलाते, वो भाई या ऐसे बहन या इससे किसी बोल के बुलाते हैं. तो वो एक सेंस ऑफ वो आता है कि ठीक है ये मेरा चोजन है, मतलब ये मैंने फैमिली चूज़ की है अपने लिए. फ्रेंडशिप एज लव, बेसिकली उसके पीछे क्या मोटिव्स होते हैं? एक होता है इंटीमेसी, कि हम कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो फैमिली के साथ में नहीं कर सकते. दूसरा कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है. तीसरा एक
सेंस ऑफ कंपेनियनशिप आ जाता है which कि is वी very हैव important. समबडी टू स्पेंड टाइम विद, स्पेशली जिनकी थॉट प्रोसेस हमारी थॉट प्रोसेस से अलाइन होती है, तभी वो फ्रेंडशिप लंबे टाइम तक सस्टेन होती है. जहाँ पर कोई बायोलॉजिकल एलिमेंट नहीं है एज सच, बट मोर ऑफ साइकोलॉजिकली दोनों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा है. वी आर सोशल बींग्स. हम आइसोलेशन में तो वैसे भी नहीं रह सकते. और बाहर में जब आप जाते हैं तो फैमिली हमेशा आपके साथ नहीं जाती, तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए. अगर आप अपने घर से दूर पढ़ रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स चाहिए वहाँ पे, कि अगर कुछ होता है या कुछ भी है तो वो हैं, या मुझे अपना दिन ही काटना है तो वो हैं. तो वो चीज़ एक सेंस ऑफ पर्पस भी देती है. आप कभी कभी होता है कि अच्छा वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा. तो मेनली यही गेन होता है आई साइकोलॉजी. थिंक सबसे बड़ा जो वहाँ से गेन होता है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, वो एक टाइम पास का कहीं ना कहीं एक वो है, एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंडशिप में, राइट? क्योंकि बहुत सारी फ्रेंडशिप्स ऐसी ही होती हैं जहाँ पर ये होता है कि भाई एक मूवी देखने जाना है, अब अकेले तो जाएंगे नहीं, कोई साथ में तो चाहिए मूवी देखने के लिए, या मार्केट जाना है, कहीं घूमना है, फिरना है, टाइम स्पेंड करना है, साथ में मिलना है, बैठना है, उठना है और हंसना है, और वो फिर अपने घर, वो अपने घर. तो एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट एक बॉन्डिंग है जहां पर के एक अच्छा टाइम हम स्पेंड कर पा रहे हैं आपकी एक लाइफ दूसरे में के जो साथ में. बाकी के स्ट्रेस हैं वो कहीं तो आप जाकर के रिलीज करेंगे. तो फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी गुड वे. कि स्टडीज हैव एक्चुअली शोन कि जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, जिनके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ भी लॉन्गर है, क्योंकि उनका स्ट्रेस निकालने का एक तरीका है. और आई थिंक दैट प्लेज अ मेजर रोल. व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, यू बिकम मोर रेजिलिएंट. ये हमने दूसरे एस्पेक्ट को कवर कर लिया, दैट इज फ्रेंडशिप वाला जो लव हम जिसकी बात कर रहे हैं. तीसरा कौन सा था? रोमांटिक, इरोस. उसको क्या बोलते हैं? इरोस. सो व्हाट इज रोमांटिक लव? साइकोलॉजी में एक थ्योरी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की दी हुई, द ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव. उसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 तरीके के कंपोनेंट्स बताए हैं लव के, विच इज़ इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट. इंटीमेसी ये होता है जब आप किसी से कुछ शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं जो आप सबको नहीं बता सकते. वो तो फ्रेंडशिप में भी होता है. इंटीमेसी इज देयर, बट अ पार्ट ऑफ लव इज फ्रेंडशिप एज वेल. आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब हॉट एंड बॉदर्ड नहीं होते एक दूसरे को लेके, कि उतना सेक्शुअल अट्रैक्शन नहीं होता, तो फ्रेंडशिप में वो भी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ही रहती है. सेकेंड इज पैशन. पैशन is the basis of a romantic relationship. It's a sexual attraction to the other person. Now the third is commitment. कि मैं commit कर रहा हूँ कि मैं इस इंसान के साथ रहूँगा. Because अगर polygamy रहेगी तो काफ़ी सारी problems human body को भी होती हैं. इससे monogamy रहने के लिए commitment is very important. जब intimacy और commitment होती है तो उसे कंपैशनेट लव कहते हैं. जब पैशन नहीं होता, यूजुअली आप एल्डरली कपल्स में देखेंगे कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते बट उनके बीच में प्यार होता है, तो वो कंपैशनेट लव रहता है. और ये हमने अरेंज मैरिजेस में भी बहुत देखा है जिसकी हाँ. आप बात कर रहे हैं. हाँ, जब इंटीमेसी और पैशन रहता है और कमिटमेंट, तीनों चीज़ें रहती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक आइडियल कपल में, यंग कपल में, उसे कंज्यूमेट लव कहते हैं. ये काफ़ी रेयर होता है, बट यही आइडियल टाइप ऑफ लव होता है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी सेक्सुअल अट्रैक्शन है और आप कमिटेड हैं उस इंसान के साथ, कोई किसी पे चीट नहीं कर रहा. तो ये कंज्यूमेट लव में आ जाता है, जिसे आइडियल टाइप ऑफ लव माना गया है. जिसको रोमांटिक लव भी बोल सकते हैं. रोमांटिक लव के काफ़ी तरीके हैं, बट ये आइडियल टाइप ऑफ रोमांटिक लव है जिसमें तीनों चीज़ें हैं. अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके डिफाइन करें, वन इज़ इंटीमेसी, यानी कि क्या कि एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहें. इसलिए नहीं कि टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि कमिटमेंट हो चुका है, शादी हो गई है तो अब तो करना ही पड़ेगा, अब हम चाहें चाहे ना चाहें. इसलिए कि हम एक्चुअल में इंजॉय करते हैं उस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करने में, बातें शेयर करने में, बातें सुनने में, बातें बोलने में. उसका जो पहला पिलर हो गया वो एक फ्रेंडशिप हो गया, कि अगर फ्रेंडशिप ही नहीं है, दोनों की आपस में दोस्ती ही नहीं है और सेक्सुअल अट्रैक्शन है और कमिटमेंट है, तो उसका कोई वो नहीं है. जैसे टिपिकली हॉलीवुड में देखते हैं कि भाई लास वेगास में किसी की शादी हुई और अगले दिन सब भूल भाल गए, क्योंकि कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो फाउंडेशन हो गई वो तो फ्रेंडशिप हो गई ना. आपने बहुत बार देखा होगा कि दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड्स हैं, फिर दे फॉल इन लव. दैट आल्सो हैपन्स बिकॉज इतनी ज़्यादा शेयरिंग, इतनी ज़्यादा इंटीमेसी है दैट यू अंडरस्टैंड द पर्सन. व्हेन यू अंडरस्टैंड द पर्सन, देयर माइट बी अ टाइम दैट यू एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट देम, गुड एंड बैड. मोर ओवर द अदर पर्सन इज फेमिलियर ऑल्सो ना, या क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं साइकोलॉजी में जहाँ पर कि निकल करके आया है कि
जो फेमिलियर होते हैं, मतलब जो एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो टिपिकल बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है बट बहुत रेयर होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या होता है, जहाँ पर फेमिलियर होते हैं और कुछ कॉमन कुछ ग्राउंड होता है जहाँ पर कि एक दूसरे से कुछ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम देखेंगे ज़्यादातर क्या होता है कि डॉक्टर्स की आपस में शादी हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक लव की अगर बात करी जाए, उसकी अगर डेप्थ में जाया जाए, तो उसका जो पहला पिलर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज़ फ्रेंडशिप। एक जेन्युइन फ्रेंडशिप फॉर ईच अदर, जहाँ पर कि हमको उसके साथ में टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लगे। ये नहीं कि फ्रेंड्स हमारे कोई और हैं और कमिटमेंट किसी और के साथ में है, तो गड़बड़ हो गई ना। ये जिसके साथ कमिटमेंट, उसके साथ कम से कम फ्रेंडशिप होनी ज़रूरी है। राइट, कि जिसके साथ में कमिटमेंट है उसके साथ में कम से कम फ्रेंडशिप होनी तो बहुत ज़रूरी है।